नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी कहानियों का सिलसिला, जिसमें हमारी पहली कहानी है कफन। कफन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको गोरख पांडे साहब की दो पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो इस कहानी के से सीधा जुड़ती है। गोरख पांडे, रोटी का सपना रोटी जितना सच्चा हो, रोटी की भूख को शर्म नहीं कहा जाए। यह कविता रोटी की भूख को शर्म या अपराध नहीं मानती, बल्कि उसे इंसानी हक की तरह स्थापित करती है। आप यही सब देखेंगे कफन कहानी में, किस प्रकार घीसू और माधव गरीबी और भुखमरी से कैसे संवेदनहीन हो गए हैं। यह कहानी 1936 में लिखी गई और इसी साल प्रेमचंद ने अपना चरम यथार्थवादी उपन्यास गोदान भी रचा। इस कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद के अनुसार दो दलित व्यक्ति हैं, घीसू और माधव, जिनमें बाप बेटे का संबंध है। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से त्रस्त है और झटपटा रही है। घीसू और माधव इतने कामचोर और संवेदनहीन हैं कि बुधिया की झटपटाहट उन्हें ज्यादा विचलित नहीं करती। एक तरह से वह उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। बुधिया की मौत पर वे छद्म शोक प्रदर्शन और उसके कफन के नाम पर सबसे पैसे मांगते हैं, किंतु उस पैसे से कफन खरीदने की बजाय वे जमकर शराब पीते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और अंततः नशे में चूर होकर गिर जाते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वह किसी निश्चित अंत की घोषणा नहीं करती, इसलिए इसे चरम यथार्थवादी कहानी माना जाता है, क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि जीवन में भी कुछ निश्चित नहीं होता। यह कहानी पाठक के सामने एक बड़ा सा प्रश्न छोड़ जाती है। यह कहानी का एक मैंने आपको मोटी मोटी रूपरेखा दी। अब मैं कहानी की कुछ पंक्तियां पढ़कर आपको किताब से सुनाता हूं, जिससे आप इस कहानी को और गहराई से समझ पाएंगे। मैं जिस किताब से पढ़ रहा हूँ उस किताब का नाम है प्रेम मंजूषा और इसके संपादक हैं अमृत राय जी। आप चाहें तो मार्केट से खरीद के इसे पढ़ सकते हैं। इसमें दोनों बाप बेटों का जिक्र है। देखिए किस प्रकार ये दोनों संवेदनहीनता की तरफ बढ़े हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाजें निकलती हैं कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई है, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू, तू बड़ा बेदर्द बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए कहीं उन्हें मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम ना करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक वह रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। ये तो प्रकृति थी इन दोनों की। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने, वसूली का बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख मतलब ईख उखाड़ लाते और उन्हें रात को खाते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति में 60 साल की उम्र काट ली और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे।
घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ। जब से ये औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वह आई है, ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए हैं, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाए तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। और वही वही औरत आज प्रसव वेदना मतलब लेबर पेन से मर रही थी और वह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका अधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी ना झटक सकेगी। ये उसके ससुर घीसू बोल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। और मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया। इन दो ये दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार तो दोनों की जवान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान और हल्क और तालू को जला देता। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त गांव की एक बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी। और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। इसका मतलब है 20 साल पहले इन दोनों ने भरपेट खाना खाया था। उसके बाद ये कामचोरी और बेरोजगारी के चलते भरपेट खाना नहीं खा पाए थे। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी। सबको छोटे बड़े पूड़ियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं, उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मान मना करते हैं, नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह व्यक्ति। माधव ने इस प्रदात का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो उसको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च करने में किफायत सूझती है। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गंडेलियां मारे पड़े हों और बुदिया अभी तक करा रही है।
सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो गई। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़ते हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था, कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में से मांस। बाप बेटा रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे, कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू ही अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो हो सका सब कुछ किया। दवा दारू का मतलब दवाई गोली। मुद्दा वह हमें दगा देकर अब कोई दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? मिट्टी मतलब डेड बॉडी को अंतिम संस्कार तक कौन करवाएगा? हमारे साथ में तो हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ये दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाले, फेंक दिए, मगर मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनका इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आकर लाश को देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर, कभी इस बाजार की दुकान पर, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती से एक मधुशाला के सामने आ पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखोना आया, तभी तली हुई मछलियां, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, लोग नहीं तो लोग बामनों का हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे, नहीं कफन कहाँ है? यीशु, हाँ
अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास तो ना आएगा लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इन अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी थी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे हुए पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। माधव दोनों ने पेट भरकर पूरी बोतल बीच में पेट भरकर खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद, उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, खाने की। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में चले जाते हैं। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी दी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये दारू पीकर गिर जाते हैं और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और कहानी का यहीं अंत हो जाता है। लेकिन यह कहानी किसी मुकम्मल निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती। प्रेमचंद जी इस कहानी में एक उद्देश्य लेके चले थे। इसका अंतिम उद्देश्य यही है कि पाठक की आत्मा को झकझोर देना, आत्म मंथन के लिए मजबूर कर देना कि समाज सिर्फ मृत शरीर के लिए कफन देना जानता है लेकिन जीवन में भूख, इलाज और इज्जत नहीं देता। दोस्तों, ये थी कफन कहानी प्रेमचंद की। मैंने आपको कहानी का पूरा पाठ किताब से पढ़कर सुनाया है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी है अपना फीडबैक जरूर दें और आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए सुधार के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरी छोटी सी मेहनत अगर आपके किसी काम आ सकती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। और आप सभी मेहनतकश इंसान हैं, कोई नौकरी में, कोई पेशा में, कोई व्यवसाय में, कोई तैयारी में, कोई पढ़ाई में, कोई लिखाई में, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा है। तो मेरी इस छोटी सी मेहनत को भी नजरअंदाज ना करें। नमस्कार।